तो चलो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था त्वरण के बारे में ना, त्वरण के बारे में पढ़ा था। त्वरण की अगर हम बात करें तो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण है, इतना हम लोगों ने बात कर लिया था। और अगर हम बात करें त्वरण जो होता है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। या शून्य कब होता है, शून्य जब कोई वस्तु क्या होती है एक समान चाल से चलती रहती है। तो अगर हम त्वरण के प्रकार की बात करें, त्वरण भी 3-4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। अब जब एक समान त्वरण का मतलब क्या हुआ है कि त्वरण क्या होगा, समान होगा। अब मतलब देखो जैसे गाड़ी एक्सीलेटर ले गया, धीरे 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 बढ़ाना ही नहीं। अगर हम 60 की स्पीड पे जा रहे हैं तो 60 की स्पीड से ही जाएंगे, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो वहां त्वरण क्या होता है, समान होता है। जब किसी वस्तु की चाल एक समान होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान चाल कहते हैं। एक समान चाल या एक समान त्वरण कहेंगे। बात समझ में आ रही है? अब उसी तरीके से अगर हम बात करें असमान चाल की या असमान त्वरण की, तो असमान त्वरण क्या होता है, जब वस्तु की चाल क्या होती है, परिवर्ती रहती है, बदलती रहती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमान चाल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, औसत। तो औसत त्वरण बराबर क्या होगा, कुल त्वरण औसत बराबर क्या होगा, कुल समय बटे औसत बराबर क्या होगा, कुल वेग बटे कुल समय, कुल वेग बटे कुल समय। ठीक है। अब अगर हम बात करें पूरा ताक्षणिक त्वरण, ताक्षणिक होता ना, ताक्षणिक चाल होती थी, ताक्षणिक त्वरण हो जाएगा। ठीक है। ये प्रकार थे जिनके बारे में आप लोगों ने सीखा था और मैंने विस्तृत रूप से इनके बारे में आपको जानकारी दी थी क्या होते हैं एक्चुअली। तो इसके बाद हमारे एक नया टॉपिक आता है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था गति के समीकरण। तो 3 गति के समीकरण होते हैं। कौन कौन से? v बराबर u प्लस का at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण पढ़े थे आप लोगों ने। तो बस इन्हीं 3 समीकरणों का हम लोग डेरिवेशन समझने वाले हैं, कैसे इनको डेरिवेट करते हैं। तो 9 में ठीक है, ये क्लास 9 में भी था ना। हां, ये क्लास 9 में ग्राफिकल मेथड से है ना। यहाँ पर तो दूसरा उस मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बताया था। हाँ, ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। क्लास 12 का थोड़ा चैप्टर है, एक मैथ का चैप्टर है। ये जैसे मान लो x की पावर n लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x की पावर n। तो इसका फार्मूला होता है n x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। समझो, समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो यहाँ लिखा हुआ x की पावर 2 dx लिखा हुआ है। ठीक है। dx क्या कहता है कि x के रिस्पेक्ट में उसका समाकलन किया जा रहा है। ये dx केवल इतना बताता है कि x के सापेक्ष उसका समाकलन करना है। तो इसका कितना हो जाएगा बच्चा, x की पावर 2 प्लस 1, ये होता है n प्लस 1। n की वैल्यू कितनी है, 2 2 1 3 बटे 4 3। हां, n प्लस 1 होता है। बस समझ आ रही। अगर यहाँ पे लिखा हो बच्चा x की पावर 5 4 लिखा हो तो क्या होता है, x की पावर 5 बटे 5। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 9 लिखा हो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 10 बटे 10। नहीं समझ पाए? हां, अरे भैया यही फार्मूला है, n प्लस 1 अपान n प्लस 1। देखो n की वैल्यू यहाँ कितनी लिखा, 10 बटे 9 10 ही तो होता है। बस वही 10। ठीक है। अब एक चीज और होता है, अगर यहाँ पर हटाएं इसको, समझ गए, यहीं पर अगर एक लिमिट लगा दिया जाए, एक बोलते हैं लिमिट। जैसे मान लो लिमिट a टू b दे दिया जाए, एक से लेकर कहाँ तक दे दिया जाए, a टू b, और मान लो यहाँ पे फंक्शन हो गया fx और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। तो fx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कोई दूसरा फंक्शन आएगा, वही चीज आ जाती है, कभी वही तो आता नहीं। तो क्या आएगा, मान लो gx आया,
उसको हम बोलते हैं a टू b, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और इसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। इसे अपर लिमिट और इसे लोअर लिमिट। ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले से समाकलन कर दोगे उसी तरीके से। उसके बाद तरीका क्या होता है, फार्मूला होता है अपर लिमिट, मतलब x के प्लेस पर क्या रख दोगे? अपर लिमिट रख दोगे और माइनस लगाओगे और x के प्लेस पर क्या रख दोगे? लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तरीका होता है, समझोगे? क्वेश्चन समझो। जैसे मैंने कहते हैं इंटीग्रेशन x की पावर 1 to 2 x पावर 3 dx ले लिया, ठीक है? ये तो लिखा हुआ है। तो करना क्या है, पहले इसका इंटीग्रेशन करो, कितना है? x की पावर n से x की पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1। अरे n के लिए बचा कितने? 3 ही तो है। 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1। लिमिट लगा दो, क्या हल की हुई है? 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। तो क्या बन गया? x की पावर 4 बाई 4। तो लिमिट क्या लगेगी? 1 से लेकर 2। 1 बटे 4 को 5 टाइम हो जाएगा ये वाला। हां, अब बताओ, मैंने कहा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x के प्लेस में पहले ऊपर वाली लिमिट रख दो, क्या होगा? 2 की पावर 4 और फिर लोअर लिमिट रख दो 1 की पावर 4। ठीक है? 2 की पावर 4 मतलब 16 और 16 माइनस 1 का 4 है, 1 मतलब 15, 15 बटे 4। इस तरीके से आएगा, इस सॉल्यूशन में समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो पहला समीकरण देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v बराबर u प्लस at। हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है? v बराबर u प्लस at, ठीक है? तो हमने माना कोई एक वस्तु है जिसका u क्या होता है बच्चा? प्रारंभिक चाल। प्रारंभिक चाल होती है, प्रारंभिक वेग है। v क्या होती है? अंतिम वेग है उसका। अच्छा, उसमें त्वरण हमने कहा कितना है? a है। a क्या होगा उसका? त्वरण। अच्छा, कुछ चाल घटाने या बढ़ाने के लिए कुछ समय लगेगा, समय हमने माना कितना लगा है? t लगा। समझ गए? हां। तो हमने कहा कि त्वरण उसमें उत्पन्न होगा। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है डेल्टा v अपॉन t। डेल्टा या dv अपॉन dt। d का मतलब होता है डेल्टा e, क्या बोलते हैं? डेल्टा छोटा अंतराल, ठीक है? dv अपॉन dt आ जाएगा पक्का? हां है। अरे त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अरे भैया इसे ऐसे लिखते थे ना, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यही तो हुआ। चाहे ये लिखो चाहे ये, दोनों एक ही बात है। इनका इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया बेटा? at इक्वल टू कितना हो गया? dv। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान ये देना है। हाँ, यहाँ भी चीज और समझ, अगर इंटीग्रेशन 1 dx लिखा हो तो उसका होता है x। कितना होता है? x। 1 कितना होता है? x होता है, ठीक है? चलो, अब हमने कह दिया इंटीग्रेशन बोथ साइड। इंटीग्रेशन बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। हाँ, ठीक ठीक। अब देखो इसका समाकलन करो, ये जिसका सिंबल है समाकलन, क्या होगा? a dt बराबर a dv बन जाएगा बच्चे। अच्छा मतलब यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के। अरे मैंने कहा dt जो बताता है वो सापेक्ष बताता है ना, तो यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है? v के रिस्पेक्ट में ना। तो यहाँ इस टाइम जो है, टाइम पहले कितना रहा होगा? शून्य रहा होगा। शून्य से कहाँ पहुँच गया होगा? t तक। लिमिट बन जाती है। अच्छा, वेग पहले कितना रहा होगा? प्रारंभिक वेग वेग रहा होगा, वो प्रारंभिक वेग से कहाँ पहुँच गया होगा? अंतिम वेग। लिमिट समझ नहीं कहाँ से लगाया, कैसे लगाया? पहले समय 0 रहा होगा तो वेग कितना रहा होगा? u रहा होगा प्रारंभिक वेग, और जब समय t हो गया तो अंतिम वेग कितना हो गया? अंतिम हो गया, है ना बच्चा? हाँ।
अब यहाँ पे देखो किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के। तो यहाँ क्या है, ए जो होगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ जब ए बाहर आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बच्चा, 1 बचेगा। वो 1 कितना होता है, x ना होगा तो यहाँ क्या करोगे, टी हो जाएगा, टी कर दोगे। तो टी कर दिया और लिमिट लगा दिया कितना, 0 से लेकर टी तक। कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा यहाँ कितना लिखा हुआ, 1 कितना होता है, v हो जाएगा। तो लिमिट क्या है, u से लेकर कहाँ तक है, वी तक। बच्चा लिमिट अप्लाई करें। अपर लिमिट मतलब t के प्लेस पर क्या रखना है, t रखना है माइनस। अब की t के प्लेस पर क्या रखना है, 0 और बराबर। अब की v के प्लेस पर क्या रखना है, v और माइनस। अब की v के प्लेस पर क्या रखना है, u। अरे अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जो a था, मतलब जो x था वहां क्या रख दो, a रख दो। यहाँ a क्या बनता है, u हो जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा ये क्या बन गया बच्चा, t माइनस का मतलब t बन गया, at बन गया। और आगे क्या बना, v माइनस का u। ये माइनस का किसमें आ गया, प्लस। तो क्या हो जाएगा, u प्लस at बराबर v। यही तो होता है, v बराबर u प्लस at। यही हमारा गणित का पहला समीकरण। समझ में नहीं आया आपको, समझ गए हैं, फिर समझ लो ना। मैंने कहा बच्चा प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का कितना है, u, अंतिम में कितना, थोड़ा समय कितना लगा, t का त्वरण बदलेगा, मेरा त्वरण कितना है, a। हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो हमने इसका इधर मल्टीप्लाई करा तो क्या मल्टीप्लाई, तो आ गया a dt बराबर dd आ गया। ठीक है, a कांस्टेंट था, ले लिया, दोनों बच्चों का समाकलन कर दिया। यहाँ किसके सापेक्ष करना है, समय के सापेक्ष करना है। समय पहले हमारा कितना रहा होगा, 0 से कहाँ पहुंच गया होगा, t तक पहुंच गया होगा। तो 0 पर प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा इसका, 0 का होगा। 0 से वेग कहाँ पहुंच गया होगा, वेग v तक पहुंच गया होगा। अब यहाँ पर 1 था, 1 का इंटीग्रेशन मैंने बताया बच्चा क्या होता है, x। यहाँ पर x ना होगा, t लिखा होता है, यहाँ कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। यहाँ पर v लिखा है, यहाँ कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। लिमिट u से v तक था, u से v तक लिमिट लगा दिया। यहाँ 0 से t तक था, 0 से t तक लगा दिया। ठीक। अब बच्चा मैंने कहा था अपर लिमिट माइनस लोअर। अरे समझो, ऐसे समझो, जैसे कहते थे fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 कहते हैं ना हम। अगर कहते हैं f1 मतलब क्या, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखो, 1 रखो। 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 3। अगर हम कहते हैं fz तो क्या कहोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, z रख दो। तो क्या हो जाएगा, 2z स्क्वायर प्लस 3। समझ में आया। वैसे ही इसको करना मतलब होता है, जहाँ जहाँ पर t है, इस t के प्लेस पर क्या रखना, ये वाला t रखना, ये वाला t रख देना है। तो ये t अच्छा एक ही जैसे है, इसलिए तुमको कंफ्यूज हो रहा है। क्यों, चलो अच्छा इसको दूसरा बना ले, इसको फैक्टर वाला बना ले। अरे छोड़ो फैक्टर क्या, छोटा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया जहाँ ऊपर वाला t है वहाँ उसको रख दो। फिर होगा अपर लिमिट रख दिया ना। अब ये अप्लाई क्या करना, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मतलब क्या, जहाँ पर t है वहाँ क्या रख दो, 0 रख दिया। ठीक, वैसे ही यहाँ पर भी अपर लिमिट पहले अप्लाई किया और माइनस कर लिया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी आ गई, u आ गई। बस t माइनस 0 मतलब t और v माइनस u, ये माइनस के साथ प्लस में आ गया। तो u प्लस at बराबर v, तो ये आपने v बराबर कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। नोट हो गया था, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा था क्वेश्चन, v बराबर u प्लस 80। हमने सीख लिया कि v बराबर क्या होता है, u प्लस 80 होता है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमारा दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ 80। चलिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड देखते हैं। क्या प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन होता है। अच्छा हमने कहा सेकंड इक्वेशन में देखो क्या आती है बच्चा, दूरी आती है ना, क्या आती है, दूरी आती है। हमने कहा ये कोई वस्तु है और वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, अंतिम वेग v है, त्वरण कितना है, a, समय कितना लग रहा है, t, दूरी कितनी तय की, s। समझ गए,
समझ गए क्या क्या होते हैं? U क्या है? प्रारंभिक और V क्या है? U A क्या है? त्वरण T क्या है? S क्या है? दूरी ठीक है, दूरी तय कर ली। अब देखो, अब हमारे पास हमको पता चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। S क्या है? दूरी तो है चाल बराबर दूरी बटे समय, होता नहीं होता? ठीक, तो V बराबर होता है दूरी ds अपॉन dt। इनको इधर कर दो तो V ds बराबर क्या बन जाएगा? सॉरी, V dt बराबर क्या बन जाएगा बच्चा? ds नहीं समझ पा रहा है? इसको d का डेल्टा पढ़ा है कि d पढ़ा है? डेल्टा पढ़ो या d पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये डेल्टा ही है, इसका d का मतलब देखो, जैसे हम लोग कहते थे तात्क्षणिक वेग, क्या बोलते थे? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब क्या हुआ? बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, दोनों बातें, ठीक है। डेल्टा s अपॉन डेल्टा t का हो चाहे ds अपॉन dt का हो। अगर ds हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा समाकलन होता है वो किसके टर्म में होता है? d के टर्म में होता है, ठीक है। ये चाल को v से काहे दर्शाते हैं? ये चाल को v से काहे दर्शाते हैं? चाल को से जोड़ करते हैं, वेग ही तो होता है, वेग बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय, ठीक है। हाँ, तो इसको इधर करो बच्चा, क्या आ जाएगा? v dt बराबर क्या आ जाएगा? ds या ds बराबर क्या आ जाएगा? v dt। ds बराबर v dt। अच्छा, ds बराबर v की वैल्यू भी पता हमको क्या होती है? v बराबर क्या पढ़ा था? u प्लस at पढ़ा था। इनटू क्या करते हो बच्चा? dt, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ds बराबर u dt प्लस a at dt हो जाएगा। चलो, प्लस नहीं इतनी है, ठीक है। अब क्या करो? हमने कहा दोनों पक्षों का समाकलन करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन, तो बच्चा क्या होगा? ds। अच्छा, पहले दूरी कितनी रही होगी? शून्य से कहां चली गई होगी? s तक रही होगी। वैसे यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में। u कांस्टेंट हो जाएगा। पहले समय कितना होगा? दूरी भी कितनी रही होगी? मतलब समय t सेकंड आप चल चुके होंगे, दूरी कितनी तय की होगी? पक्का? dt बराबर यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के। एक कांस्टेंट हो जाएगा। समय कितना रहा होगा पहले? फिर कहाँ पहुंचा होगा? और क्या हो जाएगा? t dt, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, यहाँ कितना लिखा है? 1 कितना होता है बच्चा? 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? देखो x का मतलब यहाँ क्या लिखोगे? s कितना हो जाएगा? 0 से लेकर कहाँ तक? s तक। u कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ कितना लिखा है? 1 कितना होता है? t। लिमिट क्या होगी? 0 से लेकर और प्लस a कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसका कितना होगा बच्चा? देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी? 1। अरे x की पावर n से ना करो, यहाँ कितनी वैल्यू है? 1 है ना। तो फार्मूला क्या हो? अगर कहें t की पावर n 1 dt, तो t की पावर क्या होता है? n की वैल्यू कितनी? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस 1। इसका मतलब इंटीग्रेशन सही आएगा नहीं आएगा? तो क्या लिखोगे? t स्क्वायर बाई 2। और लिमिट कहाँ से? 0 से लेकर t तक। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फार्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? s के प्लेस पर क्या रखना है? s ही रखना है। s माइनस 0 और बराबर u इन ब्रैकेट अपर लिमिट मतलब t और माइनस का और प्लस a कांस्टेंट 1 बटे 2 यहाँ से बाहर ले लो। 1 बटे 2 क्या कर लिया? यहाँ बचा क्या? t। अब t के प्लेस पर क्या रखना है? t का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, अब t के प्लेस पर क्या रखना है? 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब तो समाकलन समझ में आ गया होगा। s बराबर ये s से तो बनेगा। अच्छा, ये कितना होना? t, तो क्या बन जाएगा? ut और प्लस 1 बटे 2 a। अच्छा, t स्क्वायर से 0 हट जाएगा, क्या बचेगा? t स्क्वायर तो बचेगा।
टी स्क्वायर, यही तो आता है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए? हाँ चलो हाँ तो नोट हो गया होगा सभी का। चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं तीसरा भी समीकरण देख लेते हैं क्या बोलता है तीसरा समीकरण। b बराबर u प्लस ए टी, मतलब तो क्या होता है फर्स्ट s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकंड, और थर्ड क्या होता है s बराबर u v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2as। देखो प्रूफ क्या करना है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हमने कहा u v t a और s ये सब चीजें होंगी इसमें ना। चलो कोई बात। अब हमें ये बताओ आप, हमें त्वरण बराबर क्या पता है, a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा ds अपॉन क्या होता है dt, ds अपॉन dt। यहाँ देखो t की कोई जरूरत नहीं है, दिख रही है क्या आपको, t की क्या कोई जरूरत दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है ना। तो हमें किसकी जरूरत नहीं रहेगी, v की जरूरत है, u की तो जरूरत मैं क्या करता हूँ, चलो dv अपॉन dv कह देता हूँ, मतलब v से गुणा और v से क्या कर दिया मैंने हाँ। क्या क्वेश्चन में कोई प्रभाव पड़ा क्या, नहीं पड़ा, समझिएगा, v से गुणा और v से क्या कर दिया क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमारी समझ में नहीं पड़ा है ना। अब ध्यान दो a बराबर, अगर यहाँ से हम क्या dv अपॉन dt इनटू ds अपॉन dv लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लिख सकते, केवल इसको साथ में लिया और इसको साथ में लिया, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे बताओ dv अपॉन dt क्या होता है, dv अपॉन dt s होता है, s नहीं s का है वो v होता है, वो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं ना। अब कब हमने ds से मल्टीप्लाई और ds से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा बच्चा। तो a इक्वल टू क्या ना, इसको एक साथ ले लेना, इसको एक साथ लिखा हमने ds अपॉन dt इनटू dv अपॉन ds पक्का। अच्छा हम जानते हैं वेग, जो वेग बराबर क्या होता है ds अपॉन dt, अभी इससे पहले क्लास पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा क्या पढ़ा, अरे गणित होती है प्रूव किया मैंने है ना। चार तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, क्या v बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, और बराबर क्या होगा dv अपॉन ds, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे तो क्या होगा a ds बराबर v dv, कोई दिक्कत नहीं। इधर किसके रिस्पेक्ट में करना है, दूरी में, इधर किसके रिस्पेक्ट में करना है वेग के, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या आएगा, a कांस्टेंट हो जाएगा, क्या बनेगा ds। अच्छा कहां से लेकर दूरी कितनी, 0 से लेकर कहां तक गई होगी s तक। v यहाँ देखो v क्या कांस्टेंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में तो करना है। और क्या होगा dv पक्का। अच्छा ये बताओ भैया तो v का कितना, v कहां पहले u रहा होगा किसका पहुंचा होगा v होगा, v पहुंचा होगा पक्का। a यहाँ कितना है 1, तो क्या होता बच्चा 1 कितना हो जाएगा s, लिमिट 0 से लेकर s तक। अच्छा v का कितना होगा, अभी जैसे x का कितना होता है, x का होता है x स्क्वायर बाई 2, मुझे बताया ना भैया, अभी t का बताया था ना इंटीग्रेशन t dt, क्या बताया था t स्क्वायर बाई 2, वैसे v का कितना होगा v स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट लगा दो क्या u से लेकर कहां तक, तो a बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 तो बाहर हो जाएगा। अब v के प्लेस पर क्या रखना है v, तो v का स्क्वायर हो जाएगा माइनस v के प्लेस पर क्या रखना है u, तो क्या हो जाएगा। अच्छा ये क्या बन जाएगा as, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, ये माइनस कितना किस में जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर बराबर
2as बराबर b स्क्वायर b या b स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। यही बातें तो है भैया हमारे पास, यही तो हमको प्रूव करना था। ये क्या हो गया आपका प्रूफ। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।